तो यहाँ पे देखिए अपने पास बात आती है वार्नर्स थ्योरी की। तो वार्नर ने कुछ पॉस्टुलेट दिया था ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे जब बात होती है वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो देखिए सबसे पहले बात क्या होती है, इन्होंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास दो वैलेंसी होती है। ठीक है, दो वैलेंसी होती है। ठीक है, टू वैलेंसीज। और ये जो वैलेंसी होती है, एक होता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और दूसरा जो होता है अपने पास वो होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है आपका? आयोनाइजेबल होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है आपका ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। तो बेसिकली अगर एक एग्जांपल दूं मैं, ठीक है, इसका K4Fe का होल 6, ठीक है, तो ये आयोनाइजेबल होता है। और ये अंदर वाला क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल। तो ये प्राइमरी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो चलिए इसी थ्योरी को हम लोग लिखते हैं ठीक है, पॉस्टुलेट, इनका जो पॉस्टुलेट थे उनके बारे में लिखते हैं। पॉस्टुलेट में सबसे पहला एक पॉइंट आएगा आपके पास कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज टू वैलेंसीज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इस मेटल पोजेस टू वैलेंसीज, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, जो पहला होता है अपने पास, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल या फिर आयोनाइजेबल वैलेंसी प्रिंसिपल या फिर आयोनाइजेबल वैलेंसी। और जो दूसरा होता है अपने पास वो होता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है सब्सिडियरी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, इसे लिखते चलिए साथ में। फिर हम लोग प्रिंसिपल वैलेंसी को डिफाइन करेंगे, इसमें क्या क्या होता है उसकी बातें करेंगे। सर एक बार वो एग्जांपल वापस दे दीजिए। ये जस्ट सपोज अपने पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि K4FeCN का होल 6। तो आपको पता है जब किसी सॉल्यूशन में डालते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाता है? ये आयोनाइज हो जाता है और फिर ये ऐसे होता है। होगा कि नहीं? तो जो आयोनाइजेबल पार्ट होता है, जो आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो मैंने बताया काउंटर पॉजिटिव काउंटर आयन होगा, और राइट हैंड साइड पे होगा तो नेगेटिव काउंटर आयन होगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका प्राइमरी वैलेंसी होगा, और ये जो अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी होगा। अब समझ में आया? क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होता। डन। चलिए आगे बढ़े, स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी की, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब प्राइमरी वैलेंसी की बात हो रही है तो इसका पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि these आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, या फिर these आर नॉर्मली डिपेंड देखते हैं, डिपेंड अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट लिखे हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं
एक मिनट इसको पूरा सही से लिख देते हैं। These are normally depend upon oxidation state of central metal atom. एक मिनट रुक जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा और सही से लिखते हैं। These are normally ionizable and are satisfied by ions only। ठीक है, आयन से सेटिस्फाई होते हैं। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, इसे लिख लीजिए। These are non-directional। बहुत आसान पॉइंट है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या होता है आपका। सबसे पहली बात कि ये आयनाइजेबल होता है और सेटिस्फाइड बाय आयंस ओनली। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपका कि K4 जो होता है वो किससे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। 4K प्लस किसके वजह से आता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। जितना स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर पॉजिटिव वाला आएगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट पे -3 आ रहा है तो यहाँ पे K3 आके इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल करके इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा चार्ज को। अगर इनकेस अगर आपके पास यहाँ +2 चार्ज आ जा रहा है तो Cl2 जो है वो आएगा, क्योंकि एक Cl पे -1 चार्ज होता है तो 2 Cl आके इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी न्यूट्रल करेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर भी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करता है। सेंट्रल मेटल एटम जितना चार्ज शो करेगा उसके हिसाब से इसका नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी आएगा। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में अपने पास क्या था, FeCN का होल 6 और यहाँ पे 4 माइनस था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे K4 पॉजिटिव 4K प्लस को हमने ऐड किया ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे ये क्या आ जाता है, थर्ड बात, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा है, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका, डायरेक्शनल इन नेचर होता है, वेयरएज आयनिक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ भी चार्ज की बात होती है तो ये क्या होता है आपका, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। सर एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट बताइए वापस। ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला, जैसे जस्ट सपोज अपने पास क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है FeCN का होल 6 और 3 माइनस, जस्ट सपोज -3 है। तो यहाँ पे इसको न्यूट्रल करने के लिए कितने पोटेशियम को ऐड करना पड़ेगा, 3K पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, CN होल 6 और ये क्या आ जाएगा, दोनों मिला के ये क्या बना लेगा, K3 FeCN होल 6 और न्यूट्रल हो गया। इनकेस अगर इसी पे चार्ज जो होता CN होल 6 का -4 होता तो इसमें कितना चार्ज ऐड, कितना 4K प्लस ऐड करना पड़ता, 4K 4। प्लस ऐड करना पड़ता, और फिर ये क्या बन जाता, K4 FeCN का होल 6 बनता कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज। तो सर मतलब वैल्यू 4 हुई प्राइमरी वैलेंसी की। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी है वो 4 हुई। ओके सर। जी, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। और सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, ठीक है। तो वैलेंसी वही देख लेंगे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, उसी हिसाब से वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो आपके पास है सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, दीज आर नॉन आयोनाइजेबल and are satisfied किससे सेटिस्फाई होते हैं, सेटिस्फाइड बाय आयन और
न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन या फिर आयन से सेटिस्फाई होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, लिगेंड ऑफ। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है कि ये जो सेटिस्फाई होते हैं दीज आर नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइज नहीं होते हैं, और ये सेटिस्फाई होते हैं आयन और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। बेसिकली जो आयरन पे जो चार्ज आ जाता है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, लिगेंड को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट जो होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड अपॉन, वो साइज पे डिपेंड करेगा और कितना वैकेंट ऑर्बिटल है उस पर, साइज एंड चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है और कितना उसका साइज है, बेसिकली कितने ऑर्बिटल खाली हैं, उसी के हिसाब से आपका इसका नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होता है। दूसरी बात कि इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करता है। और आपका एक चीज और होता है, दीज आर डायरेक्शनल। क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये होते हैं आपके डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और एक चीज और, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, इट गिव्स ज्योमेट्री, यही बताता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी बताता है। इट गिव्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ज्योमेट्री इज डिफाइंड बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक आयोनाइजेबल होता है, दूसरा नॉन आयोनाइजेबल होता है, एक चार्ज होता है, दूसरा साइज ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ज्योमेट्री नहीं देता है एक, और एक ज्योमेट्री डिफाइन करता है, देता है। हो गया। Yes. अब देखिए अपने पास क्या आता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे देता हूँ Fe, या फिर Cr ले लेते हैं, Fe वाला बहुत हो गया, CrOX का होल थ्राइस, और इधर है आपके पास K3, तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए सर। Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 3. 3 हो जाएगा। OX क्या है, OX ऑक्सिलेट आयन है। Yes.
जिसपे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 × 3 प्लस इसका ले लेते हैं x + 3 × -2 = 0, तो x +3 + x - 6 = 0, तो x = +3। ओके, तो ये बहुत सारे काम आएंगे आपके किसमें, वीवीटी में बहुत काम आएगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या फिर नॉमेनक्लेचर वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की बात आती है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए बात आती है जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नोमेनक्लेचर का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो आपको अगर IUPAC दे रखा है फॉर्मूला, तो उससे फॉर्मूला निकालना, अगर फॉर्मूला दे रखा है तो उससे नाम लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, रूल्स फॉर फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, रूल्स फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, सॉरी, जैसे ये दे रखा है आपके पास, नेम दे रखा है एज फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपके पास ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 और कोबाल्ट। तो देखिए यहाँ पे सब क्लोराइड, ये तो दो मेटल आ गए, क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए अपने को हमें इसको टैकल कैसे करना है। सबसे पहली बात कि ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। पहला स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया आपने। जो पॉजिटिव काउंटर आयन होता है वो हमेशा पहले आता है, ठीक है, और जो नेगेटिव काउंटर आयन होता है वो हमेशा मतलब दूर आता है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आता है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट लिख दिए, उसके बाद ट्राई अमीन है, ट्राई एक्वा है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाद क्या आता है अभिनव, सबसे पहले आता है सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमियम लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, Cr लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिगेंड पे, सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, ट्राई अमीन, अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, तो यहाँ पे क्या NH3 होता है अमीन का फॉर्मूला, यस, और ट्राई है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3। और एक्वा, एक्वा जो होता है वो वाटर को कहते हैं, यहाँ पे किसको कहते हैं, वाटर को, तो H2O लिख देंगे, और ये भी ट्राई है तो 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे और कुछ है नहीं, इसको ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है। यस, अब क्लोराइड है, क्लोराइड को मैंने लिख दिया अभी Cl, क्या लिख दिया, Cl। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है, तो 3 आना चाहिए, x + 0 + 0 -1 = 0, इसके हिसाब से कितना आ रहा है, +1, लेकिन आना कितना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि काउंटर आयन है, यानी ये बैलेंस कर रहा होगा। तो बेसिकली हम काउंटर आयन को ही इंक्रीज डिक्रीज करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अगर मैं 3 ले लेता हूँ इसको, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा 3 × -1 = 0, तो x = कितना आ गया, +3 आ गया कि नहीं। ओके सर। इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। सर तो 3 सब्सक्रिप्ट में आएगा। हाँ, सब्सक्रिप्ट में ही आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा Cl2 आएगा, K4 जो होता है 4K कभी नहीं आएगा, ठीक है, K4 ओके आएगा, सर। K4 FeCN6, ये पॉजिटिव वाला है। और इधर देखते हैं तो Cl2 वगैरह वाला लास्ट क्लास में मैंने जब ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किया था, वो ये भी सब्सक्रिप्ट में ही आएगा, वो और सर बैलेंस। जैसे ये कैसे पता चले कि क्लोराइड राइट में लगाना है, मतलब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव वाला आएगा। अब यहाँ पे खुद ही देखिए कि क्लोरीन का नेचर क्या है, निगेटिव का, यस सर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस पे पॉजिटिव आएगा। यस सर। और आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रोमियम किस में है, +3 में है ना, यस सर। तो +3 में है तो नेगेटिव वाला दे रखा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता, इनकेस अगर नेगेटिव आता तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा होता, पॉजिटिव दे रखा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव काउंटर आयन दे रखा होता, सोडियम दे रखा होता, पोटेशियम वगैरह दे रखा होता।
मतलब सर अगर क्लोराइड लिखा है तो वो हमेशा नेगेटिव काउंटर आयन में ही आएगा। कौन? क्लोराइड खुद एक नेगेटिव काउंटर आयन होगा ना। राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा है वो काउंटर आयन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होगा वो पॉजिटिव काउंटर आयन होगा। यस सर, तो मतलब जैसे क्लोराइड लिखा है तो हमेशा वो राइट साइड ही आएगा। हाँ क्लोराइड है, देखिए नहीं लिखा, देखिए ये भी एक नोमेनक्लेचर का रूल है कि नेगेटिव काउंटर आयन लास्ट में लिखा जाएगा, पॉजिटिव काउंटर आयन सबसे पहले लिखा जाएगा। ओके सर। ठीक है। और ये जो नंबर है Cl2 Cl3 या एक Cl आएगा या 5 आएगा, या फिर पॉजिटिव होता है तो K4 आएगा, K3 आएगा या K आएगा या K2, दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, या फिर ब्रैकेट पे जो चार्ज होता ओके सर। है। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, कुछ नाम देता हूँ उसका नाम, मतलब फॉर्मूला लिख के दीजिए। यहाँ पे है अपने पास टेट्रा अमीन एक्वा, फिर आ जाएगा आपके पास क्लोराइड 2, कोबाल्ट 3, क्लोराइड। इसमें कभी भी काउंटर आयन में ना डाई क्लोराइड ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा रहता, हमें खुद बैलेंस करना होता देख के। थर्ड जो है आपके पास ये आ जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। फोर्थ जो है अपने पास आ जाएगा डाई क्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3। इन सब का फॉर्मूला लिख के दिखाइए। हो गया?
सर थर्ड वाला कैसे होगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो ब्रैकेट, ठीक है, चूंकि इधर भी कुछ नहीं दे रखा है, इधर भी कुछ नहीं दे रखा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ आएगा ना राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे कोबाल्ट दे रखा है तो सीधे कोबाल्ट लिखिए। उसके बाद डाइक्लोराइड यानी Cl2, इथेन 1,2 डाइअमीन, बिस। याद है आप लोगों को, जब ब्रांच में ब्रांच रहता है तो बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज होता है, तो यहाँ पे यही यूज होगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, En लिखते हैं, तो En का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद ही तो शुरू होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। 3 है। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे ना इसके अकॉर्डिंग, तो x-2 + 0 = 0, x = क्या आ रहा है, +2। यस सर। अब कोई काउंटर आयन भी नहीं है, तो जब काउंटर आयन ना हो तो यहाँ पे चार्ज लगा के हम बैलेंस करेंगे। अब जरा देखिए, x-2 + 0 = +1, तो x +3 आ गया कि नहीं। यस सर। इसमें क्या है, ये क्या आपका ये आया है CO का होल 4। NiCO4। यस सर। इसमें क्या आया है आपका, यहाँ पे कोबाल्ट CONS3 NS3 4 CO टाइम्स। I यस सर, फिर फिर क्या है, H2O, H2O, फिर क्लोराइड को है। Cl2। और Cl कितना आया है, सर एक ही है। एक ही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। 3 है। अगर आपका ये फॉर्मूला लिखा आपने तो बिल्कुल गलत है। आप अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेक करना होता है, सबसे पहले 0 -1, -1 = 0, x = इसके हिसाब से तो +2 आ रहा है। सर अंदर Cl2 नहीं आएगा? ये क्लोराइडो लिखा है ना, डाइक्लोराइडो थोड़ी लिखा है। ओके सर। तो बताइए जरा। यस सर, Cl2 आएगा। Cl2 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ पे जब स्लाइड चेंज करके हम लोग लिखने जाते हैं तो अपने पास हो जाता है एक और फॉर्मूला, पोटेशियम, उसके बाद है ट्राई ऑक्जेलेटो। हमेशा प्राइमरी वैलेंसी या फिर काउंटर आयन के और स्क्वायर ब्रैकेट के जो नोमेनक्लेचर लिखते हैं इनमें स्पेस रहता है। ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्यूमिनेट 3, जरा इसका फॉर्मूला लिख। सर इसमें जो पोटेशियम होगा वो पॉजिटिव वाली साइड होगा ना, लेफ्ट में? हाँ पॉजिटिव ही है यस पोटेशियम। सर। यस सर, आ गया K3AgOX3। हाँ तो ये आया होगा K3, एल्यूमिनेट का AlOX3। LOX का होल थ्राइस। यस। हाँ हो गया। यहाँ पे चेक भी करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ -6, तो वेरी गुड, x = +3 आ गया ना। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम रूल लिखेंगे किसके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं रूल्स फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रूल्स फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड। रूल्स फॉर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं इसी को उठा, देखिए रूल्स में क्या होता है कि सबसे पहले अगर पॉजिटिव काउंटर आयन हो तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में जाते हैं तो जो लिगेंड्स होते हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे लिगेंड खत्म हुआ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखते हैं वो रोमन न्यूमरल में पैरेंथेसिस में लिखते हैं, और इनकेस अगर नेगेटिव काउंटर आयन हुआ तो वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, यही होता है रूल। दूसरी बात, इसमें जो रूल आता है आपका, जितने भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं, जितने भी अनायनिक लिगेंड होते हैं, उनके नाम के एंड में ओ आता है। जैसे क्लोराइड जो होता है वो Cl माइनस होता है, अनायनिक लिगेंड होता है तो क्लोराइडो, Cn माइनस होता है सियानाइडो, या फिर सियानो भी लिखते हैं, ठीक है, C2O4 माइनस 2। जैसे आपके पास ऑक्जेलेट है तो उसका नाम जब भी लिखना होगा, क्योंकि अनायनिक लिगेंड है तो उसको लिखते हैं हम लोग ऑक्जेलेटो, ठीक है। इन केस अगर आपके पास पॉजिटिव कैटायनिक लिगेंड होगा तो IUM ऐड होता है, ठीक है, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। ये सारी चीजें किस में होता है, जिसमें पॉजिटिव लिगेंड हो, कैटायनिक लिगेंड हो, और न्यूट्रल लिगेंड को एज इट इज लिखा जाता है। कुछ न्यूट्रल लिगेंड ऐसे होते हैं जैसे H2O होता है, उसके लिए एक्वा यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, OH माइनस है, आपको पता है अनायनिक लिगेंड है तो वो हाइड्रोक्साइड ना लिख के हाइड्रोक्सो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सो, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट पे निगेटिव चार्ज आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, एज फॉर एग्जांपल ये वाला, जो लास्ट वाला एग्जांपल हमने किया था वो ये कर दिया था मैं, K3AlOX का होल थ्राइस, यही लिखा था ना आपने। यस सर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही इसे रिमूव करेंगे तो इस पे -3 चार्ज आएगा कि नहीं, यस। आएगा ना अभिनव। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब भी नेगेटिव चार्ज आता है ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट, तब आपका जो मेटल होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है, उसके नाम के एंड में 8 आता है, ATE, ठीक है। जैसे इसमें लिखा था एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट लिखा था, एल्युमिनियम को क्या लिखा था, एल्यूमिनेट लिखा था, वो इसी वजह से लिखा था क्योंकि इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। समझ में आया? यस सर। तो इसी के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके रूल्स के बारे में लिखते हैं, सारे रूल्स लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल यही आएगा कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड will be named first, followed by negative part, followed by negative part। दूसरा रूल्स आ जाता है आपका कि लिगेंड आर named first, ligand are named first in alphabetical order, in alphabetical order, followed by central metal atom, ठीक है। थर्ड रूल, prefixes mono, डाई, ट्राई etc are used to indicate, are used to indicate ligand, कि कितने लिगेंड है ये इंडिकेट करता है। फोर्थ जो होता है, प्रीफिक्सेस बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये जो होते हैं आपके बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स
लिगेंड। ठीक है, और भी रूल्स है, इसे लिख लीजिए पहले। ये थ्री वाला एक ही पॉइंट में लिखिए। ये प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई, ये नंबर ऑफ लिगेंड शो करता है, और प्रीफिक्सेस बिस ट्रिस टेट्राकिस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए यूज होता है, वो भी नंबर ही बताता है कि कितने नंबर होंगे, कितने लिगेंड होंगे बेसिकली। डन। चलिए, फोर्थ रूल वही जो मैंने बताया था कि जो अनायनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम के एंड में क्या आता है, ओ आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड एंड विथ ओ, ओ के साथ एंड होता है, और केटाइनिक लिगेंड एंड केटाइनिक लिगेंड एंड विथ IUM। ठीक है, एंड फॉर न्यूट्रल लिगेंड एंड फॉर न्यूट्रल लिगेंड रेगुलर नेम्स आर यूज्ड, रेगुलर नेम्स आर यूज्ड। ठीक है, एक्सेप्ट aqua for H2O, amine for NH3, nitrosyl for NO, carbonyl for CO, and carbonyl for CO। इसे लिख, कुछ केटाइनिक और अनायनिक का मैं नाम लिख दूंगा जिससे पहचानने में आपको परेशानी नहीं। डन। नेक्स्ट रूल लिखते हैं हम लोग, पांचवा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन is indicated in Roman numeral, in Roman numeral in brackets। ठीक है, ब्रैकेट्स में रखे जाते हैं इसको, in brackets after the name of metal, after the name of the metal। सिक्स, ठीक है, रोमन न्यूमरल में आपने देखा है कोबाल्ट के बाद लिखा था, क्रोमियम के बाद लिखा था, कॉपर के बाद लिखा था। सिक्स तो जो आता है जो आपका व्हेन कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैज नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, देन नेम ऑफ सेंट्रल एटम एंड्स विथ 8, 8 के साथ एंड होता है, अदरवाइज नॉट। पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई, पॉजिटिव और न्यूट्रल में कोई सेम यूज होगा रेगुलर में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास FeCN का होल 6 और ऐसा कुछ दे रखा है 4 माइनस, या फिर यहाँ पे काउंटर आयन करके पॉजिटिव काउंटर आयन लिख के और बैलेंस भी किया तो भी इसमें यही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज होता है, आयरन का नाम फेरेट लिखा जाता है, फेरस।
Done. चलिए अब यहाँ पे सम एग्जांपल्स ऑफ अनायनिक एंड कैटायनिक लिगेंड्स लिख लीजिए। कैटायनिक बहुत कम यूज होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, HS माइनस है, इसको लिखते हैं हम लोग मरकैप, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा CN माइनस, सियानो, ठीक है। फिर आ जाएगा NC माइनस, ठीक है। ये जो CN माइनस NC माइनस जो होता है ये एम्बिडेंट होता है, तो इसको लिखते हैं आइसोसियानो, ठीक है। उसके बाद F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस सारा O आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लोराइडो। क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो, फ्लोरिडो। उसके बाद OH माइनस, हाइड्रोक्सो। उसके बाद आ जाएगा N3 माइनस, अजाइडो। और एक होता है आपका N3 माइनस नेगेटिव में, ठीक है। N3 माइनस नेगेटिव में होता है जिसको हम नाइट्रिडो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद SCN माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास थायोसियानेटो, सियानेटो, थायोसियानेटो, थायोसियानेटो S। मैंने बताया था S से कनेक्टेड है तो S की तरफ लिखेंगे, और इसको ऐसे NCS माइनस लिखना होगा, तो ये क्या होगा? थायोसियानेटो, N से कनेक्टेड होगा तो N की तरफ N, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ONO माइनस, ठीक है। तो इसका नाम होगा नाइट्रीटो, नाइट्रीटो और O से कनेक्टेड होगा। मैंने बताया था आपको किस में? एम्बिडेंटेट लिगेंड में। और NO2 माइनस होगा तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रीटो, नाइट्रीटो N, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? नेगेटिव लिगेंड है। जब पॉजिटिव लिगेंड की बात करते हैं तो पॉजिटिव लिगेंड में देखिए अपने पास क्या क्या आता है, ठीक है। NH2, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। NH2 NH3 पॉजिटिव, तो इसको हम लिख देंगे हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास NO प्लस, तो ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। फिर आ जाएगा आपके पास NO2 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोनियम। तो ये जो है आपका राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव कैटायन है, पॉजिटिव लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो अनायनिक लिगेंड है। सही से लिखिएगा। Done. वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या है, स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास है क्या, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। राइट द nomenclature of following। सबका nomenclature करें। A, B, C, इन सबका बताइए।
सर फर्स्ट वाले का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, आपने नाम तो सही बताया अब तक। पोटेशियम लिख देंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेक्सा सियानो, और फिर आपने ये भी सही बोला फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सर Fe का +2 2 हो जाएगा, हो जाएगा। यस। दूसरा बताइए। सर वो N के साथ क्या लिखा है N। Na लिखा है, निकल। समझ आया? यस सर। ठीक। हेक्सा अमाइन हेक्सामाइन निकल क्लोराइड। निकल क्लोराइड, निकल और उसके बाद स्पेस, देयर मस्ट बी यस एन सर। स्पेस। तो आपने बिल्कुल सही बोला, हेक्सा अमाइन निकल 2, और 2 उसके बाद यस सर क्लोराइड। थर्ड का कार टेट्रा कार्बोनिल निकल। बिल्कुल सही, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 0। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 3 कर लिया हमने, फोर्थ की तरफ चलते हैं, डी। NiCl2 PPH3 का होल थ्राइस, फिर अपने पास आएगा MnH2O का होल 6+2, फिर आ जाएगा अपने पास K2 NiEDTA, PPH3 पता है क्या है? PPH3 सर फिनाइल कुछ तो याद। ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, क्या है? ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, और ओके 0 सर। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। सर इसमें बिस भी आएगा ना। बिस। हाँ, बेस आएगा। ये एक मिनट, PPH3 का होल ट्वाइस है ये, यस। PPH3 का होल ट्वाइस। वैसे 3 दिया था तो वहाँ ट्रेस आता, बिस नहीं आता। इससे तो ये बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन निकल डाइक्लोराइड। कैसे? स्टार्टिंग से बताइए जरा। सर बिस तो ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन ये हो गया। नहीं, इसका नाम क्या होगा पहले? डाइक्लोराइड हो, क्योंकि सी पहले आता है ना, और फिर आपका आएगा बिस। बिस का ये बी वगैरह काउंट नहीं करते। बिस ट्राइफेनाइल ओके सर। फॉस्फेन निकल, निकल और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट 2 आ जाएगा। ई का बताइए। हेक्सा एक्वा और मैंगनीज। हेक्सा एक्वा मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगा। 2 हो जाएगा, वेरी गुड। इसका बताइए, EDTA वाले का।
सर EDTA इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसीटेट। एसिटिक एसिड। हाँ एसिटेट। तो पोटाशियम निकल फिर पूरा वो इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटेट। जी, पोटेशियम निकल, निकल पहले आएगा। नो सर पहले पोटाशियम है। पोटेशियम है पहले, और उसके बाद निकल। निकल पहले क्यों आएगा, लिगेंड पहले आएगा ना। यस सर। क्या होगा नाम, मैं बताऊं, हो गया। यस सर। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले आ जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद अपने पास आता है लिगेंड। तो लिगेंड जो है वो क्या है आपका, इथाइलिन। ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, निकलेट होगा, क्योंकि जब इसको हटाएंगे हम लोग तो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव हटाएंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितना हो जाएगा EDTA 4-2, निकलेट 2 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। चलो, समझ में आया, इसे लिख लीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं 2-3। F हो गया ना, डन। हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अपने पास ये नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन दूंगा मैं, फॉर्मूला जिसका लिखना होगा। ठीक है, तो उसके फॉर्मूला के लिए हम लोग लिख रहे हैं पोटेशियम टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका फॉर्मूला बता दीजिए। सर K2 आगे CONH3 होल 4 और डाई एक्वा एसिड H2O ट्वाइस। ये तो और एडिशनल हो गया, ये क्लोराइड हटा दीजिए, क्लोराइड दोनों साइड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, इस वजह से वो गलती से आ गया वो क्लोराइड, क्लोराइड नहीं है ओके सर। जी। तो अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है तो K3 कर देंगे, नहीं आ रहा है तो, है ना। यस सर। कोई एक ही आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव काउंटर आयन आता है। चलिए इधर देखिए, अब अपने पास क्या आता है, आइसोमेरिज्म आता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट होता है, जिससे मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसी को हम आइसोमर कहते हैं, और उस फेनोमेना को हम लोग
आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different arrangement of atoms, due to which they differ in one or more physical properties. One or more physical properties are called isomer, and the phenomenon is called आइसोमेरिज्म। इसे लिख लीजिए, ये आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म की बात आई होगी तो 11th में भी पढ़ा होगा और अभी भी। तो ये होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट आता है, उसको हम कहते हैं आइसोमर कहते हैं, और उस फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है अभिनव? यस लिख लिया आपने? यस सर। चलो अब देखते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक आ जाता है अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आ जाता है अपने पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये चार टाइप का होता है। एक जो होता है अपने पास वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है, एक जो होता है अपने पास वो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होता है, एक जो होता है अपने पास लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, एक जो होता है अपने पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक जो होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ये सबका नाम सुना होगा राइट हैंड साइड में, आपने लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है नहीं सुना होगा, नया है आपके लिए। सॉल्वेट, कोऑर्डिनेट, लिंकेज, आयोनाइजेशन। इस चार्ट को बना लीजिए, फिर हम डिफाइन करेंगे और समझाएंगे आपको सॉल्वेट, कोऑर्डिनेट, लिंकेज और आयोनाइजेशन। डन। तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसको सबसे पहले इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें बेसिकली वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है और रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ, ये किसके लिए होता है? इन केस ऑफ वाटर एज एज अ सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म आपको सेम लगेगा, लेकिन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो किसी भी चीज के लिए आयोनाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? वाटर के लिए ही करते हैं, वाटर ही सॉल्वेंट होता है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आइसोमर्स आर डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर
molecules as ligand and free solvent molecule in crystal lattice. इन क्रिस्टल लैटिस। एज फॉर एग्जाम्पल की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CrH2O का होल 6Cl3 एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास CrH2O का होल 5Cl और फिर यहाँ आ जाएगा Cl2H2O। तो अगर इसका फॉर्मूला आप देखें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो चेंज है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है अपने पास कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्या आता है, ये बेसिकली आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, एक दूसरे का लिगेंड एक्सचेंज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आइसोमर या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is due to exchange of ligand in between cationic and anionic coordination sphere। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल देखना चाहें आप तो एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने पास, जैसे मान लीजिए CrNH3 का होल 6 है और दूसरा जो है अपने पास यहाँ पे है COCN का होल 6। तो ये दूसरे आपस में कोऑर्डिनेट करके ये बना लेंगे COCN का होल 6 और यहाँ बन जाएगा CrNH3 का होल 6। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। आप NCERT करते हैं? यस सर। ओके, हो गया। यस। अब देखिए इसके बाद आ जाता है अपने पास लिंकेज आइसोमेरिज्म।
देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका किस में होता है, एम्बिडेंट लिगेंड में होता है। लिंक जो है वो चेंज कर देता है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस central metal atom or ion have different linkage with ambidentate ligand। ठीक है, with ambidentate ligand, ये ambident है, with ambidentate ligand, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एज फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 5 NO2 और Cl, और दूसरी बार मैं ये लिख सकता हूँ CONH3 का होल 5 ONO। अब जो मेटल से लिंक है वो O से है, तो इसे कह देंगे हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म। हो जाएगा तो बताइएगा। डन। अब देखिए हम बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जस्ट लाइक H2O होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर हो जाता है। सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, आइसोमर व्हेन आयोनाइज्ड गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देता है, और इन मोल्टेन स्टेट शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, अपने पास है CONH3 का होल 5 SO4 Br, और दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं इसी की तरह NH3 Br और SO4 को बाहर निकाल दें। तो केमिकल फॉर्मूला बेसिकली सेम है, ठीक है, बट अरेंजमेंट अलग है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है अभिनव, ये हो जाए तो बताइएगा। डन। इसके बाद अपने पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बेसिकली वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्लास है उसमें स्टीरियो और VVT पढ़ेंगे। एक्सरसाइज का आप लोग 1 to 4 करके आइएगा क्वेश्चन, ठीक है। सर NCERT। हाँ NCERT। ओके सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।